ओके, पेज नंबर 78. यस प्लीज. क्या पढ़ा था हमने लास्ट? ठीक है. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच के दोनों क्वेश्चन हो गए थे. Okay, now listen please. Concept number 4. लास्ट क्लास तक हम लोग कंसेप्ट नंबर 1, 2, 3 कवर कर चुके थे. पहले एनआई अप्रोच हुआ था, फिर एनओआई अप्रोच हुआ था, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ था. इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं. आप लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 4. कंसेप्ट नंबर 4 लिखिएगा. कंसेप्ट नंबर 4 लिखेगा आर्बिट्रेज प्रोसेस. आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ M&M, मोदिग्लियानी एंड मिलर. आर्बिट्रेज प्रोसेस. इससे रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12. हाँ जी, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा अनलीवर्ड कंपनी. पॉइंट नंबर 1 लिखेगा अनलीवर्ड कंपनी. इसको अंडरलाइन करें और आगे लिखें. इट मीन्स द कंपनी in which there is no debt capital. It means the company in which there is no debt capital. अच्छा, ये बात तो आप जानते हैं कि प्रेफरेंस कैपिटल इस चैप्टर में वैसे ही डिस्कस नहीं होता. अगर प्रेफरेंस कैपिटल भी नहीं है, डेब्ट कैपिटल भी नहीं है, तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में सिर्फ इक्विटी कैपिटल है? तो आप यूं कह सकते हैं कि जिस कंपनी में सिर्फ इक्विटी कैपिटल होता है उस कंपनी को कहा जाता है अनलीवर्ड कंपनी. जिस कंपनी में डेब्ट कैपिटल नहीं होता है उस कंपनी को अनलीवर्ड कंपनी कहा जाता है. अब लिखिएगा नंबर 2, लीवर्ड कंपनी. इसके आगे लिखिएगा इट मीन्स द कंपनी which is having debt capital along with equity capital. ओके, तो जिस कंपनी में डेब्ट कैपिटल भी होता है, इक्विटी कैपिटल भी होता है, उस कंपनी को लीवर्ड कंपनी कहा जाता है. सिंपल सा पॉइंट है. क्या अनलीवर्ड कंपनी किसे कहा जाता है, लीवर्ड कंपनी किसे कहा जाता है? अब लिखिएगा नंबर 3. नंबर 3 की हेडिंग डालेगा आर्बिट्रेज प्रोसेस. आर्बिट्रेज प्रोसेस. इसके आगे लिखिएगा इट मीन्स द प्रोसीजर which is adopted by
It means the procedure which is adopted by the shareholder of levered company. It means the procedure which is adopted by the shareholder of levered company in order to switch over his shareholding to unlevered company in order to obtain one of the following two objectives. One of the following two objectives. हां, तो हम क्या कहना चाहते हैं, आप पहले लीवर्ड कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने लीवर्ड कंपनी के शेयर बेच दिए, हाथ में कैश आ गया, आपने उस कैश की मदद से अनलीवर्ड कंपनी के शेयर खरीद लिए। इसका मतलब आप लीवर्ड कंपनी से अनलीवर्ड कंपनी की तरफ स्विच ओवर करना चाहते हैं, और आप ये जो स्विच ओवर कर रहे हो, इसके पीछे आपके सामने दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव है। दोनों ऑब्जेक्टिव नहीं है, दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड इनकम। पहला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा एक्स्ट्रा डिविडेंड इनकम। बी, दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखिएगा रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे प्रैक्टिकली अचीव किया जाता है, इस कंटेक्स्ट में हमारे पास दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पेज नंबर 79 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 79। हाँ जी, द फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग टू कंपनीज X and Y belonging to same risk equivalent class। आपके सामने कंपनी X और कंपनी Y की कुछ डिटेल्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर, 6% डिवेंचर्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। All profits after debenture interest are distributed as dividends. Explain how, under Modigliani and Miller approach, an investor holding 10% of shares in company X will be better off in switching his holding to company Y। ठीक है, पहली कैलकुलेशन होनी चाहिए डिविडेंड पर शेयर। शुरुआत करते हैं कंपनी एक्स से। क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹18,000। लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, आपके पास 6% डिवेंचर्स हैं 60,000 रुपए के, 6% डिवेंचर्स हैं 60,000 रुपए के, तो आप कितना इंटरेस्ट देते होंगे? 3,600 रुपए। इंटरेस्ट माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो क्या है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन टैक्स से पहले। पर टैक्स रेट आप मान तो सकते हैं नहीं,
इसका मतलब ये वो इनकम है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटी जाएगी। बताए कंपनी एक्स के इक्विटी शेयर कितने हैं? तो एक एक इक्विटी शेयर पर कितना डिविडेंड दिया जाएगा? 16 पैसे। आइए कंपनी वाई की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी वाई का जो टोटल प्रॉफिट है वही है 18,000 रुपए, पर कंपनी वाई को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। इसका मतलब सारे 18,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेंगे। वैसे इक्विटी शेयर्स हैं कितने? 1,50,000। आप डिविडेंड पर शेयर बताएं। 12 पैसे। देखिए, हमें तो क्वेश्चन के सही होने पर डाउट लग रहा है। क्वेश्चन कहता है साबित करें कि अगर आपने एक्स की शेयर होल्डिंग को छोड़ दिया और आपने वाई के शेयर्स खरीद लिए तो आप फायदे में रहोगे। एक्स एक शेयर पर 16 पैसे का डिविडेंड दे रहा है, मतलब एक्स के शेयर को मैं छोड़ दूं और वाई का शेयर खरीद लूं 12 पैसे का डिविडेंड, भाई कैसे फायदे में रहेंगे हम लोग। तो प्राइमा फेसी मुझे लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, लेकिन मुझे इतनी जल्दी कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। अगर सवाल पूछा गया है तो जरूर इसके पीछे का कोई बेस तो होगा ही। आइए अब हम अपना आंसर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये तो बस हमने कैलकुलेशन करी है, ये कोई हमारा आंसर थोड़ी था, ये तो हमने डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट कर दिया बस। आर्बिट्रेज प्रोसेस, इसमें लिखेगा स्टेप 1। मुझे आर्बिट्रेज प्रोसेस में साबित करना है, मैं फिर से बता दूं, एक्स के शेयर छोड़िए, वाई के शेयर खरीदिए, साबित करिए कि आप फायदे में रहेंगे। लिखेगा स्टेप 1। In the given case, the investor is holding 9,000 shares of company X. क्वेश्चन कहता है कि ये जो इन्वेस्टर है इसके पास कंपनी एक्स के 10% शेयर हैं। कंपनी एक्स के टोटल शेयर कितने हैं? 90,000। इसके पास कितने हैं? 9,000। हमें जो केस दिया गया है उसमें इन्वेस्टर के पास कंपनी एक्स के 9,000 शेयर हैं। आप कंपनी एक्स के शेयर को बेच दीजिए, जो रुपए मिले उनसे वाई के शेयर खरीद लीजिएगा। तो लिखेगा he will dispose of OFF, he will dispose of this shareholding, he will dispose of this shareholding and realize rupees 10,800। क्या लिखा आपने? 10,800 रुपए। ब्रैकेट्स में लिखिएगा 9,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड विद रुपीज 1.20 पर शेयर। आपने अपने हिस्से के 9,000 शेयर बेच दिए, 1 रुपए 20 पैसे के रेट पर आपको बेचकर क्या मिल गया? 10,800 रुपए। लिखेगा स्टेप नंबर 2। भाई स्टेप नंबर 1 में हमें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? स्टेप नंबर 2 में लेकिन परेशानी हो सकती है। लिखेगा द इन्वेस्टर विल बोरो रुपीस 6,000
the investor will borrow rupees 6,000 at rate of 6%. The investor will borrow rupees 6,000 at rate of 6%. Full stop. Hence, comma, total funds available with him. Total funds available with him becomes rupees 16,800. 16,800 आ गया ना, ब्रैकेट्स में लिखिएगा 16,800 के ब्रैकेट में लिखिएगा 10,800 प्लस 6,000। अब आप बताइए, अगर 10,800 में 6,000 ऐड किया जाए तो क्या वो 16,800 आता है? आपकी तरफ से हां है, इसका मतलब आपको स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया। अगर 10,800 में 6,000 ऐड किया जाए तो क्या वो 16,800 आता है? इसका मतलब आपको स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया। अच्छा, अब ये सवाल पूछे ना, आप पहले पूछे थे 16,800 कहां से आया, तो जी वो तो 10,800 जमा 6,000। ओके, तो मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी सवालों की तरफ लाना चाहूंगा। पहला सवाल कि ये आदमी लोन क्यों ले रहा है। दूसरा सवाल, ये 6,000 का लोन क्यों ले रहा है। तीसरा सवाल, 6% के रेट पर लोन क्यों लिया जा रहा है। मुझे इन तीनों सवालों को इंडिपेंडेंटली डील करना ना, ये 3 अलग अलग सवाल है ना। हाँ जी, पहले मैं दूसरा सवाल उठाता हूं, ये आदमी 6,000 का लोन क्यों ले रहा है। इसका जवाब यह है कि अगर कंपनी 60,000 का लोन ले सकती है, कंपनी एक्स 60,000 का लोन ले सकती है, तो क्या ये इन्वेस्टर 6,000 का लोन नहीं ले सकता। अगर कंपनी एक्स 60,000 का लोन ले सकती है तो क्या ये इन्वेस्टर 6,000 का लोन नहीं ले सकता। ये इसका जवाब है। क्या आप ये बात मानते हैं कि किसी आदमी को लोन उसकी औकात देखकर दिया जाता है। औकात को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटस, है ना। किसी आदमी को लोन उसके फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। ये बात मैं ठीक कह रहा हूं ना, कोई शब्दों को मैं गलत प्रयोग तो नहीं कर रहा हूं ना। ये कहता है कि भाई साहब मेरे पास कंपनी एक्स के 10% शेयर है, इसका मतलब मेरी फाइनेंशियल वर्थ कंपनी एक्स के मुकाबले 10% है। तो अगर कंपनी एक्स 60,000 का लोन ले सकती है तो क्या मैं 6,000 का लोन नहीं ले सकता। मेरे ख्याल से लोन लेने का ये एलिजिबल पर्सन बनता ही है। कोई इसको मना क्यों करेगा। अगर ये बैंक में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराए और इसकी वर्थ साबित कर दी जाए तो बैंक इसको लोन क्यों नहीं देगा, भला सवाल ये उठता। एक तीसरा सवाल ये जी 6%, मेरे ख्याल से सबसे बेकार सवाल जी। भाई जब उन्होंने 6% के रेट पर ले रखा है, हम भी 6% के रेट पर ले लेंगे। इसका मतलब सिर्फ एक जरूरी सवाल बचा हुआ है कि यह आदमी लोन क्यों ले रहा है ना। मेरे ख्याल से ये 6,000 का लोन ले रहा है, इस सवाल का जवाब हो गया। ये 6% के रेट पर क्यों ले रहा है, इस बात का जवाब भी हो गया। हां, ये लोन क्यों ले रहा है, मैं ये सवाल थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेता हूं। लिखिएगा स्टेप नंबर 3। आइए अब कंपनी वाई की तरफ चले। बताइएगा कंपनी वाई का एक शेयर कितने में मिलता है, 1 रुपए में। स्टेप नंबर 2 पढ़कर बताइए आपकी जेब में कितने रुपए हैं। 16,800 रुपयों में कंपनी वाई के 16,800 शेयर खरीदे जा सकते हैं क्योंकि उसका एक शेयर 1 रुपए में मिलता है। तो लिखिएगा स्टेप 3, with available funds of rupees, with available funds of rupees 16,800, comma, the investor will be able to purchase, the investor will be able to purchase
16,800 shares of company Y as it is available at rate of ₹1 per share। ठीक है ना, ये भी बड़ा सिंपल सा स्टेप है। आखिरी स्टेप लिखिएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में लिखिएगा ड्यू टू द रीजन ऑफ above mentioned procedure, due to the reason of above mentioned procedure, comma, the additional dividend income in the hands of the investor, the additional dividend income in the hands of the investor is computed below। लिखिएगा डिविडेंड नाउ रिसीविंग फ्रॉम कंपनी वाई। अब हम कंपनी वाई के शेयर होल्डर बन गए। हमने कंपनी वाई के 16,800 शेयर खरीद लिए हैं। कंपनी वाई एक शेयर पर 12 पैसे का डिविडेंड देती, तो कंपनी वाई के अब हमारे पास जितने शेयर आ गए हैं उस पर हमें डिविडेंड कितना मिलेगा? 2016 रुपए माइनस डिविडेंड अर्लियर रिसीविंग फ्रॉम कंपनी एक्स। हम जब कंपनी एक्स के शेयर होल्डर थे तो हमारे पास उसके 9,000 शेयर हुआ करते थे और हमें एक एक शेयर पर 16 पैसे का डिविडेंड मिला करता था, पर अब हम वो डिविडेंड सैक्रिफाइस कराए। कितना डिविडेंड हमने सैक्रिफाइस कर दिया? 1440। लेकिन स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको जो जबरदस्ती लोन दिलवाया है, जिस पर अभी डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, तो उस लोन पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और अमाउंट ऑफ लोन है 6,000 रुपए, 360 रुपए। डिफरेंस 216। भाई अगर मैंने आपका डिविडेंड 216 रुपए बढ़ा दिया है तो किस बात की नाराजगी? तो क्या बुरा क्या कर दिया हमने आपके साथ? बस कुछ जरूरी मुद्दे हैं ना जिन पर बहस करना अभी बाकी है, तो आइए एक एक करके मुद्दे उठा लेते। हाँ जी, पहला मुद्दा कि ये आदमी लोन क्यों ले रहा है। मैं एक बात कह दूं कि मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं आपको इनके रीजंस बताऊं। हालांकि इनके रीजन जो है मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच के हिसाब से है, तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है। मैं कोशिश कर सकता हूं कि उन एजम्पशंस के लॉजिक को समझा सकूं, लेकिन फिर भी कोई भी पढ़ाई क्यों ना करी जाए, वो कुछ एजम्पशंस पर बेस तो होती। आइए थोड़ी देर के लिए स्टेप नंबर 2 को रास्ते से हटा देते।
आपको अगर लोन लेना इतना ही बुरा लग रहा है तो आप लोन मत लीजिए। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आपके पास 10,800 रुपए है, तो आइए 10,800 रुपयों की मदद से कंपनी वाई के 10,800 शेयर खरीद लेते हैं। एक शेयर तो 1 रुपए का ही मिलता है ना, मतलब लोन जबरदस्ती किस बात की। अगर कंपनी वाई के आपके पास 10,800 शेयर आ गए, एक शेयर पर 12 पैसे का डिविडेंड मिल गया, कितना डिविडेंड मिल गया? 1296 बस। और छोड़कर कितना आ रहे हो? 1,404। ये कौन सी समझदारी है भाई? अगर ये सिचुएशन फेवरेबल बन रही है ना, तो इसलिए बन रही है क्योंकि आपने लोन लिया, वो लोन की मदद से सिचुएशन फेवरेबल बन रही। तो लोन लेकर हमने कोई बुरा काम नहीं करा। असल में समस्या आपके नेगेटिव एटीट्यूड की है। लोन शब्द से आपको नफरत है, असल में बुरा लगता है आपको। वरना अगर मैं कहता ये लोन लेकर लोन लेना बुरा काम होता है, ये बात आपको बचपन से सिखाई गई। और अगर मैं ये कह दूं चलो लोन लेते हैं, तो बस इसी बात का बुरा मान जाते हो कि जी लोन क्यों लिया जा रहा। लोन लेकर बिजनेसमैन सबसे अच्छा काम करता है। रीजन बता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टूडेंट अगर ये गलत फहमियां फैलाएगा कि लोन लेना बुरी बात है, तो फिर कैसे हमारा बिजनेस, हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कैसे करेगी भाई? दुनिया का सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस लोन, डेट। इस पर दिया गया इंटरेस्ट टैक्स आपको बचा के देता है। मैं कहता हूं लोन के साथ बुरा है क्या कि जो आप इसको इस नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं। लोन ही तो लिया है, कौन सा बुरा काम कर दिया भाई? आप अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने क्यों देना चाहते हैं? अगर 6,000 का लोन मिलने का ऑप्शन है, मैं कहता हूं आप इस ऑप्शन को पूरा एग्जॉस्ट करिए, जितना मिल सकता है लोन लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी इस एजम्पशन पर बेस्ड है। लोन को बुरी नजर से देखना बंद करिए। लोन है क्या? 6% के रेट पर लोन है, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट बहुत कम है, पर आपने उस लोन की मदद से जो शेयर्स खरीदे, उन शेयर्स पर जो आप डिविडेंड कमाओगे, वो डिविडेंड कहीं ज्यादा है। इसलिए लोन लोगे तो सिचुएशन फेवरेबल होके रहेगी। यह है डिस्कशन इश्यू नंबर 1। डिस्कशन इश्यू नंबर 2। डिस्कशन इश्यू नंबर 2 यह है कि आप इंटरेस्ट दे, पर एक दिन लोन भी तो वापस करना होगा। आप उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हो। ले, अब उस मुद्दे पर मैं क्या बात करूं भाई? अच्छा, लोन के पैसों से हमने क्या अच्छा बताओ? शेयर खरीदे। जब बनाएगा शेयर बेच देंगे, जो पैसे आएंगे कर देंगे लोन वापस। भाई साहब, मैंने उन पैसों के शेयर खरीद रखे हैं भाई, मैं लोन के बारे में क्यों बात करूं? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लोन कभी लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? इंटरेस्ट। तो मैंने इंटरेस्ट पर बात कर तो नहीं, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर मैं क्यों बात करूं भाई? क्या फायदा होगा उस पर बात करके? इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर है, उसका ध्यान रखा जा चुका है। बेहतर है हम जरूरी मुद्दों पर बात करें। डिस्कशन इश्यू नंबर 3। ये आदमी लोन लेकर वाई के शेयर क्यों खरीद रहा? ये लोन लेकर वापस एक्स के शेयर क्यों नहीं खरीद लेता? इस पर हमारा जवाब है, आप अपनी हद पार करने की कोशिश ना करें। मैं आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस पढ़ा रहा हूं M&M का, आप कह रहे हो नहीं जी हम अपना पढ़ना चाहते, हम हमारे रूल चलेंगे। लो, फिर फायदा क्या? फिर इस कंसेप्ट का नाम बदल करोगे, करना क्या फिर इसका? मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, एक आदमी ने कहानी लिखी, आप हर थोड़ी देर बाद बीच में टोक दो तो नहीं जी पसंद नहीं है, नहीं, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, तो लो भैया, फिर ऐसे तो कहानी ना मैं सुना सकता हूं ना आप सुन सकते हो। ये मैंने कोई आर्बिट्रेज प्रोसेस क्रिएट करा? आर्बिट्रेज प्रोसेस की हेडिंग क्या है कि एक शेयर होल्डर जो पहले लीवर्ड फर्म का है, वो अनलीवर्ड फर्म का शेयर होल्डर बनना चाहता है। इसका बेस ही यही है। आप इसका बेस बदलना चाहते हो, बदलिए, अपने नाम से लिख दीजिए उसको।
हम क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ एम एंड एम, आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ एक्स वाई जेड नहीं पढ़ रहे हम लोग। इसलिए अपनी बातें इसमें डालने की जबरदस्ती कोशिश ना करें, जो कंसेप्ट है सो है। जो आदमी कहानी सुना रहा हो उसको बीच में नहीं टोकना चाहिए, है कि नहीं? आपको जी ये नहीं है, मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं, फिर आप कहानी नहीं सुन सकते। ठीक बात है ना? तो मेरे ख्याल से मैं एक कोशिश करिए कि मैं आपको बता सकूं कि ये सब क्या है। लेकिन इसमें लिसन प्लीज, एक बात है, मैंने आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्योरेटिकल नोट में लिखाया था कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है दो में से कोई एक। ये जो डिस्कशन हुआ है पहले ऑब्जेक्टिव पर हुआ। आपने डिविडेंड इनकम को बढ़ाने की कोशिश करी, ये दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव तो कहा जा सकता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव अभी है नहीं। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेगा। अभी इसी क्वेश्चन का आंसर है, हेडिंग है मैं बैंक के पास जाता हूँ लोन लेने, तो वो यही क्यों देखेंगे कि जिस कंपनी में तुमने इन्वेस्ट कर रखा है उसने जितने परसेंट में ले रखा है वो मुझे भी उस पर देखेंगे। ओके ओके, देखो मैं फिर कहूंगा इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द थिंग्स। ये बहुत आसान काम है कि साहब आपने लोन ले रखा है 6% के रेट पर, हमें क्यों 6% के रेट पर मिलेगा? लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी भी एक फाइनेंशियल वर्थ है, अगर कंपनी को लोन मिल सकता तो हमें भी लोन मिलना चाहिए। आपका डिस्प्यूट बहुत छोटा सा डिस्प्यूट है कि जी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो मेरा 8% होना चाहिए, मेरा 9% होना चाहिए। इस मैटर का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन इस मैटर का ध्यान मैं इसलिए नहीं रख सकता हूं, उसका एक ही रीजन है कि यह है आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ एम एंड एम। इससे बड़ा जवाब मैं क्या दूंगा? आप इसको लाख क्रिटिसाइज करिए, लेकिन मैं हमेशा से यही सोचता हूं कि यह अप्रोच मुझे क्या सिखाना चाहती। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि आप मुझे क्या नहीं सिखाना चाहते। क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, पर पॉजिटिव पॉइंट्स को लेना अपनी जगह। ठीक बात है? एक बात याद रखिए, क्रिटिसिज्म को झेलने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए होती। एक शेर सुनाऊं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो जिंदगी में अमल करिएगा। गलत बात, गलत, ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये मैच्योर्ड रिएक्शन नहीं है ना। बड़ी सीधी सी बात है, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मुखालफत मीन्स क्रिटिसिज्म, शख्सियत पर्सनैलिटी, निखरती अपलिफ्टमेंट। क्रिटिसिज्म लीड्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, अपने दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूं। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक्स टू माई एनिमीज। Criticism leads to upliftment of personality, so I take this opportunity to say thanks to my enemies. है ना बढ़िया? मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, अपने दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूं। चलिए हेडिंग डालेगा। हेडिंग है अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस। अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस। हमने जो आर्बिट्रेज प्रोसेस डिस्कस किया है वो ठीक है, लेकिन वो सिक्के का एक पहलू है। आप एक बात डिस्कस कर रहे हैं, आप शेयर होल्डर के डिविडेंड इनकम को बढ़वा रहे हैं, पर एक दूसरा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आइए हम उसको नाम देते हैं अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस। एक बात याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपसे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि आप इन दो में से कोई एक आंसर दोगे।
आप दोनों आंसर नहीं दोगे, और जो भी एक आंसर आप दोगे उसके हिसाब से उसको चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से नंबर दे दिए जाएंगे। आपको कोई एक आंसर देना है, आपको दोनों आंसर नहीं देने। तरीका क्या है अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस में? स्टेप 1, स्टेप 2 सेम एज अबव, सेम एज अबव। स्टेप 1 क्या है कि आप पुराने शेयर बेचें 10,800 रुपयों में। स्टेप 2 क्या है? 6,000 का लोन ले 6% के रेट पर, आपके पास टोटल फंड्स हो गए 10,800 जमा 6,000, 16,800 रुपए। पहले 2 स्टेप्स में कोई चेंज ना किया जाए। स्टेप 3 लिखेगा मिनिमम डिजायर्ड इनकम। क्या लिखा आपने? मिनिमम डिजायर्ड इनकम। डिविडेंड अर्लियर रिसीविंग फ्रॉम कंपनी एक्स। देखिए, जब मैं कंपनी एक्स का शेयर होल्डर था तो मुझे कंपनी एक्स से कितना डिविडेंड मिला करता था? 1,440 रुपए। मैं जी इसे सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर ये इनकम मेरे पास पहले थी तो ये इनकम मेरे पास अब भी होनी चाहिए। फिर आप लिखेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। %6 के रेट पर आपने 6,000 रुपए का लोन लिया है, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 360 रुपए। कुल मिलाकर बताएं 1,800 रुपए। देखो जी, 1,800 की इनकम तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मान लो आप 1,800 कमाते हो, तो इसका मतलब आप पुरानी इनकम भी मेंटेन कर रहे हो और आप नया इंटरेस्ट का खर्चा भी एब्जॉर्ब कर रहे हो। क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है? मैं कहता हूं कमाई ज्यादा ना भी हो, इतनी कमाई तो होनी ही चाहिए ताकि इनकम लेवल मेरा मेंटेन रहे। अब आप लिखेगा स्टेप 4। आइए पहले स्टेप 4 को हम समझ लें। आप कहते हो कि जी मुझे 1,800 रुपए कमाने, मतलब अब मुझे कंपनी वाई के पास जाके 1,800 रुपए कमाने। कंपनी वाई ने कहा अगर आप मेरे पास आओगे और मेरा एक शेयर खरीदोगे तो 12 पैसे का डिविडेंड हम देंगे हम आपको। हमने कहा 12 पैसे के हिसाब से सोचे तो फिर हमें आपके 15,000 शेयर तो खरीदने पड़ेंगे ना। अगर हम आपके 15,000 शेयर खरीद लेते, आप हमें एक शेयर पर 12 पैसे का डिविडेंड देते, तो हो गया 1,800 की कमाई। तो इसका मतलब अगर इनकम लेवल मेंटेन करना है तो मुझे 15,000 शेयर वाई के खरीदने होंगे। वाई का एक शेयर मिलता है 1 रुपए में, तो 15,000 शेयर खरीदने के लिए मुझे 15,000 रुपयों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जबकि स्टेप नंबर 2 में आप कह चुके हैं कि आपकी जेब में है 16,800 रुपए, तो 16,800 में से 1,800 अपनी जेब में रखिए। उसका क्या करना है हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, पर 1,800 रुपए अपनी जेब में रखिए, बाकी 15,000 इन्वेस्ट करिए। ऐसे हालात बनेंगे कि पुरानी इनकम भी मेंटेन होगी, नया इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा भी एब्जॉर्ब होगा। लिखिए इस बात को। इन केस ऑफ कंपनी वाई, इन केस ऑफ कंपनी वाई, कॉमा, डिविडेंड पर शेयर इज 12 पैसे, 0.12। इन केस ऑफ कंपनी वाई डिविडेंड पर शेयर इज 12 पैसे, 0.12, फुल स्टॉप।
द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर, द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर is to earn, the intention of the investor is to earn total dividend of rupees 1,800 from company Y, full stop. For this purpose, comma, he has to purchase 15,000 shares of company Y and he has to make total investment, and he has to make total investment of rupees 15,000. ठीक है ना, 15,000 की इन्वेस्टमेंट करिए. आगे लिखिएगा, सिंस टोटल फंड्स अवेलेबल आर रुपीज 16,800, 16,800 रुपए. Since total funds available are rupees 16,800, comma, the investor can reduce his investment. The investor can reduce his investment by rupees 1,800. By rupees 1,800 despite maintaining the present amount of income. Despite maintaining the present amount of income. बात यह कि पहले आप लीवर्ड कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब आप अनलीवर्ड कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं. इस कंटेक्स्ट में आपको एडवांटेज मिल सकता है बस. ओके, मैं भी नहीं कह रहा हूं. बेसिकली ये लीवर्ड होने का एडवांटेज है और अनलीवर्ड कंपनी में जाने का एडवांटेज है. रीजन आप जो मर्जी आइडेंटिफाई करें, पर M&M ने ऐसी दो कंपनियां आइडेंटिफाई करी जिसमें एक में डेप्ट है, दूसरे में डेप्ट नहीं है. यहां से वहां जाओगे और प्रोपोर्शनली डेप्ट रेस करोगे तो आप फायदे में रहोगे. ये आर्बिट्रेज प्रोसेस का नेट कंक्लूजन है. अब आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12. टू कंपनीज X and Y belong to equivalent risk group. The two companies are identical in every respect except that company Y is levered while X is unlevered. The outstanding amount of debt of the levered company is rupees 6 lakh in 10% debentures. The other information for the two companies is as follows. X और Y पहले आपको दे रखा है EBIT, इंटरेस्ट माइनस करा गया, आ गया NI. फिर लिखा KE, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला गया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट ऐड किया गया, टोटल वैल्यू फर्म आ गया. ऐसे तो NI अप्रोच के हिसाब से हमने बड़े सारे क्वेश्चन कर रखे. एन इन्वेस्टर ओन्स 5% इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी Y. Show the process and the amount by which he could reduce his outlay through the use of arbitrage process. ये क्या चाहते हैं हमसे? हाँ, ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करना चाहते हैं ना. ये इसका मतलब जो हमने अभी पढ़ा था, वो जो अल्टरनेटिव आर्बिट्रेज प्रोसेस था, ये वही. खैर लिखिएगा, स्टेप 1.
स्टेप 1 लिखिएगा, इन द गिवन केस, in the given case the investor is holding 5% shares in company Y. %5 shares in company Y, full stop. He will dispose of this shareholding for rupees. He will dispose of this shareholding for rupees 22,500. ब्रैकेट्स में लिखेगा 5% ऑफ रुपीज 4,50,000. आपके पास कंपनी वाई के 5% शेयर हैं. एक जगह क्वेश्चन कहता है, लिसन प्लीज, कंपनी वाई के सभी इक्विटी शेयर की कीमत 4.5 लाख है, पर हमारे पास तो खाली 5% शेयर हैं, तो हमारे 5% शेयर की कीमत हो गई 22,500 रुपए. हमने अपने हिस्से के शेयर बेच दिए, अपनी जेब में आ गए 22,500 रुपए. अब आइए स्टेप 2 की तरफ. अब आपको लोन लेना पड़ेगा. आप बताइए, पहले आप जिस कंपनी के शेयर होल्डर थे उस कंपनी ने कितना लोन ले रखा था? तो कंपनी 6 लाख का लोन अगर ले सकती है तो आप भी 5% 30,000 का लोन लेने के लिए कैपेबल हैं. कंपनी ने जिस रेट पर ले रखा है 10% के रेट पर, उस रेट पर आप भी ले लीजिए. लिखिएगा स्टेप नंबर 2, द इन्वेस्टर विल बोरो रुपीज 30,000 at rate of 10%. The investor will borrow rupees 30,000 at rate of 10%. Full stop. Hence, total funds available with the investor will now become rupees 52,500. क्या लिखा आपने? 52,500 के ब्रैकेट्स में लिखेगा 22,500 प्लस 30,000. स्टेप नंबर 3 पर आइएगा. हेडिंग है मिनिमम डिजायर्ड इनकम. डिविडेंड अर्लियर रिसीविंग फ्रॉम कंपनी वाई. हम पहले कंपनी वाई के 5% शेयर होल्डर थे. हमें कंपनी वाई के प्रॉफिट में 5% हिस्सा मिलता था. कंपनी वाई का टोटल प्रॉफिट था 90,000 रुपए. उसका 5% बताएं. 4,500 रुपए. ये डिविडेंड चला तो गया, पर हम इसे जाने देना चाहते थे. ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन आपने लिया है 10% के रेट पर. लोन आपने लिया है 30,000 रुपयों का, तो इंटरेस्ट कितना देना होगा? 3,000 रुपए. दोनों का टोटल बताया जाए.
7,500 रुपए, 7,500, 7,500 तो आपको मेंटेन करना ही होगा। अब देखते हैं इसे मेंटेन हम करेंगे कैसे। स्टेप 4, चलिए आइए कंपनी एक्स के बारे में बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंपनी एक्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी एक्स अपने सभी शेयर होल्डर्स में कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है बताइए। कंपनी एक्स अपने सभी शेयर होल्डर्स में कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती? 1,50,000 रुपए। फिर बताइए कंपनी एक्स के सभी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। हां, अगर आप सारे शेयर खरीद लो 10 लाख के, तो 1.5 लाख का डिविडेंड हर साल आपका तय हो गया। पर आपने कहा जी मुझे 1.5 लाख का डिविडेंड कमा के क्या करना है? मुझे तो डिविडेंड कमाना है 7,500, ताकि मैं प्रेजेंट सिस्टम को मेंटेन कर पाऊं। तो अगर मैं 7,500 का डिविडेंड कमाना चाहता हूं, तो मुझे शेयर्स कितने रुपयों के खरीदने होंगे? क्या जवाब है? 50,000 रुपए। जबकि स्टेप नंबर 2 में आपने लिखा है कि आपकी जेब में है 52,500, तो 2,500 अपनी जेब में रखिए, 50,000 इन्वेस्ट करिए और प्रेजेंट इनकम मेंटेन करिए और इंटरेस्ट ऑन लोन के खर्चे को एब्जॉर्ब करिए। लाइए इस बात को हम लिखें स्टेप नंबर 4 में। इन केस ऑफ कंपनी एक्स, in case of company X, total market value of all the equity shares, total market value of all the equity shares is rupees 10 lakh. And total dividend of rupees 1,50,000. Total dividend of rupees 1,50,000 is paid to all the equity shareholders. Total dividend of rupees 1,50,000 is paid to all the equity shareholders. ये कंपनी एक्स के बारे में आप जरूरी जानकारी दे रहे हैं, लिखेगा। The intention of the investor, the intention of the investor is to earn dividend of rupees 7,500. The intention of the investor is to earn dividend of rupees 7,500 from company X. Full stop. For this purpose, comma, he has to make investment of rupees 50,000, 50,000 रुपए. For this purpose, he has to make investment of rupees 50,000. 50,000 कैसे आया, आप इस बात को समझ रहे हैं? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड विद 7,500, ठीक है ना? और इसके आगे आप लिखेंगे सिंस टोटल अवेलेबल फंड्स आर रुपीस 52,500. Since total available funds are rupees 52,500, comma, the investor can reduce his investment. The investor can reduce his investment by rupees
2,500 by rupees 2,500 despite maintaining the present amount of income. लिखेगा कंसेप्ट नंबर 5, दिस इज NOI अप्रोच ऑफ M&M. कंसेप्ट नंबर 5 की हेडिंग डालेगा NOI अप्रोच ऑफ M&M. चलिए पहले आप इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखिएगा. आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखिएगा गिवन KD, KE एंड टैक्स रेट. KD, KE and tax rate. Required number 1, value of unlevered firm. इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज किया जाएगा VU. वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म VU. नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म. VL. दो बातें आपसे पूछी जाएंगी. अगर फर्म में डेब्ट नहीं है तो उसकी कीमत बताइए, फर्म में डेब्ट है तो उसकी कीमत बताइए. फिर लिखेगा कैलकुलेशन प्रोसीजर. नंबर 1, अगर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म VU, तो इसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जो अभी आप लिख लीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इनको समझने की कोशिश करते. आप लिखेंगे EBIT मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट एंड डिवाइडेड बाय KE. अगर आपको लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका फार्मूला है VU प्लस, यानी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट मल्टीप्लाइड विद टैक्स रेट. फार्मूले तो है तो बस दो ही छोटे से फार्मूले हैं, पर इनका बेस जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते हैं और इनके बेस को समझने की कोशिश करते हैं. आइएगा पेज नंबर 78 पर और पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग A नेट इनकम अप्रोच, B नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. आपके सामने फर्म P और Q की कुछ डिटेल्स है. EBIT है 15% लोन जिसमें 15% है KD, KE 20% टैक्स रेट 50%. लिखेगा A पॉइंट की हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म.
कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच। क्वेश्चन में दो बातें ना, एक एनआई अप्रोच से उन्होंने सवाल पूछा है, फिर उन्होंने एनओआई अप्रोच से भी सवाल पूछा। तो आइए पहले एनआई अप्रोच अडॉप्ट करी जाए। पर्टिकुलर्स फर्म पी और फर्म क्यू। आप मुझे बताएं क्वेश्चन में ईबीआईटी कितना दे रखा है? 2,25,000 रुपए। चलिए, आपने सबसे पहले लिखा ईबीआईटी 2,25,000 रुपए। फर्म पी के पास 75,000 का डेप्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। आपने बताया 11,250 रुपए। फर्म क्यू के पास डेप्ट नहीं है, इसलिए वो इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो फिर आपको ईबीटी पता चलेगा। ठीक है ना? देखो जी, हमने पढ़ रखा है कि टैक्स रेट को एज्यूम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर गिवन है तो फिर हम मना भी तो नहीं कर सकते। टैक्स रेट तो गिवन है ना, माइनस टैक्स एट रेट ऑफ 50%। दिस इज 106,875। 1,12,500। This way we will be able to compute the amount of net income NI। हाँ जी, आपने NI कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए KE। बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी लिखी? 20%। आपने लिखा 20%। आप कैलकुलेट करिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाइएगा NI डिवाइडेड बाय KE। NI आप जानते हैं 106,875, KE 20%। डिवाइड करिए 534,375, 5,62,500। आइए हम इसमें ऐड करें मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। फर्म पी के पास तो डेप्ट है ना 75,000 का, लेकिन फर्म क्यू के पास कोई डेप्ट नहीं। तो आपको क्या पता चलेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपने बताया 609,375, और आपने क्या बताया 5,62,500। ठीक है ना? ये आपने NI अप्रोच के हिसाब से आंसर दिया, और ऐसी कैलकुलेशन हमने पहले बहुत कर रखी। बस इसमें टैक्स का रेट ही तो अलग से डील किया गया है, और तो कोई इसमें नई बात है ही नहीं।
आपने इस क्वेश्चन के ए पॉइंट का आंसर दे दिया है। अब आप एक काम करिएगा, आप आइएगा इस क्वेश्चन के बी पॉइंट की तरफ और हेडिंग डालिएगा NOI अप्रोच ऑफ M&M, लिखिएगा NOI अप्रोच ऑफ M&M। अब ये बताइए कि फर्म P और फर्म Q में से अनलीवर्ड फर्म कौन सी है? Q है। तो आइए फिर पहले फर्म Q का ही आंसर निकाल लेते हैं। चूंकि अनलीवर्ड फर्म है, Q एक अनलीवर्ड फर्म है, तो उसकी वैल्यू को मैं कहूंगा VU। और इसे कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हमने इस अप्रोच में पढ़ा है वो है EBIT मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय KE। ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना। तो आप मुझे पहले बताइए EBIT क्वेश्चन में कितना लिखा है? 2,25,000। टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना है? 50%। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है? 20%। आंसर बताइए। 5,62,500। आइए अपने इस आंसर को हम NI अप्रोच के आंसर से कंपेयर करें। आप ये देखते हैं कि ये प्रोसीजर और उस प्रोसीजर में कोई फर्क ही नहीं। ऐसा लगता है कि पहले ये कैलकुलेशन वर्टिकली करी गई थी, फिर उसी कैलकुलेशन को हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया। हम ये जानते हैं कि EBIT में से पहले इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए, पर इंटरेस्ट होगा तो माइनस करेंगे। जब आप बार बार ये बात स्ट्रेसफुली कह रहे हैं कि आपकी कंपनी अनलीवर्ड है, जब आपकी कंपनी में डेट है ही नहीं, तो आप इंटरेस्ट माइनस कहां से कर देंगे? तो इसलिए इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, इस मुद्दे को तो उठा के कोई फायदा है ही नहीं। फिर उसके बाद 1 - T से मल्टीप्लाई करके इनकम आफ्टर टैक्स हो जाती है। आफ्टर टैक्स इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटी जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 20% है, तो इसका मतलब कंपनी की कीमत तय करी जाए 5,62,500। जो NI अप्रोच का ओपिनियन है वही NOI अप्रोच का ओपिनियन है, जहां तक अनलीवर्ड फर्म का सवाल है। पर देखते हैं लीवर्ड फर्म में यह पोजीशन कितनी एस्टेब्लिश होती है। चलिए आइए लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करें। मेरा मतलब है लीवर्ड फर्म P की वैल्यू कैलकुलेट करें। आप कुछ ऐसे लिखेगा VL इज इक्वल टू, देखिए सोच ये होनी चाहिए कि माना आपकी कंपनी अनलीवर्ड है, माना आपकी कंपनी लीवर्ड है, पर क्या इसको थोड़ी देर के लिए अनलीवर्ड माना जा सकता है? और अगर इसे अनलीवर्ड माना जाए तो इसका एक आंसर होगा EBIT 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय KE। अनलीवर्ड का तो ये आंसर ऐसे ही आता है, लेकिन आपकी कंपनी में डेट है, इसका मतलब डेप्ट एक एडवांटेज वाली सिचुएशन होती है। इसका मतलब आपकी कीमत अनलीवर्ड फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। प्लस साइन का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं आपकी कीमत अनलीवर्ड फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आप अनलीवर्ड होते तो आपकी ये कीमत होती, लेकिन चूंकि आप लीवर्ड है तो आपकी कीमत ज्यादा तय होनी चाहिए। कितनी ज्यादा तय होनी चाहिए
वो जो फार्मूला है वो क्या है? डेप्ट मल्टीप्लाइड विद टैक्स रेट। EBIT है 2,25,000 रुपए, टैक्स रेट है 50%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20%। ओके, डेप्ट है 75,000, टैक्स का रेट है 50%। पहले आप ये आंसर बताइए। अगर आपकी कंपनी अनलीवर्ड होती तो आपकी वही कीमत होती जो फर्म क्यू की कीमत थी, लेकिन आपकी कंपनी लीवर्ड है तो आपकी कीमत फर्म क्यू के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए। हमने आपकी कीमत ज्यादा तय करी है 37,500 रुपए। हमारे हिसाब से आपकी कीमत होनी चाहिए 6 लाख रुपए, और हमारा आंसर NI अप्रोच के आंसर से अलग है। हमने ऐसा कोई दावा कभी नहीं करा कि जी आंसर सेव आया करते हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अब आइए कुछ जरूरी मुद्दों पे बात कर लेते हैं। इस बात पर आप सब लोग कंसेप्चुअली एग्री करते हैं कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए, इस पर किसी को एतराज नहीं। कंसेप्चुअली आप ये बात सही मानते हैं, पर जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि जी ज्यादा कीमत तय करने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? तो यही होना चाहिए ना बहस का मुद्दा। चलिए, सवाल समझ में आ गया, अब इसका जवाब ढूंढते हैं। क्या यह बात सच नहीं कि डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है? इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम को कम करता है, और इंटरेस्ट की वजह से टैक्सेबल इनकम के कम होने की वजह से टैक्स बचाया जा सकता है। अगर आपका 50% का टैक्स रेट है, इसका मतलब आप में 50% टैक्स सेव करने का पोटेंशियल है। अकॉर्डिंगली हमने 50% टैक्स रेट लिखा। पर फिर इससे एक जुड़ा हुआ सवाल उठता है कि टैक्स की सेविंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं होती है, लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पर होती है। जबकि ये डेब्ट का अमाउंट है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट। अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट होता तो हम ये सवाल ही ना पूछते। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि डेब्ट के प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स बचाया जा रहा है, जबकि हमें इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स बचाना चाहिए। ठीक बात है ना? चलो, अब ये फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया। देखो जी, हम एक कंपनी खरीदना चाहते हैं, इसलिए उस कंपनी की कीमत तय करी जा रही। पता चला जो कंपनी मैं खरीदना चाहता हूं उसमें डिवेंचर्स हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, डिवेंचर्स मेरे को फायदा देंगे, मैं इन डिवेंचर्स पर फ्यूचर में इंटरेस्ट देकर टैक्सेबल इनकम कम करवाऊंगा, और टैक्सेबल इनकम के कम करवाने से मैं अपना टैक्स बचाऊंगा। ये मेरी सोच जा रही है सही डायरेक्शन की तरफ। अब आप क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा, इस कंपनी के डिवेंचर कितने साल के बाद रिडीम होंगे? नहीं, ये तो क्वेश्चन में कहा। अच्छा बताओ, कितने सालों में कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? बताओ, कितने साल के बाद डिवेंचर रिडीम होंगे, उतने साल का टोटल इंटरेस्ट बताओ, ताकि उसके ऊपर मैं टैक्स सेविंग प्रोजेक्ट कर सकूं और उसके बेसिस पर मैं कंपनी की आज की कीमत तय कर सकूं। सवाल ने कहा जी इतनी सारी बातें अगर बतानी होती तो फिर बातें क्या थी? हमको इतनी सारी बातें नहीं बता, बस इतना ही है जो हमें मालूम था हमने बता दिया। हमने कहा तो फिर बुरे फंसे। M&M ने एक एजम्पशन ली जिसको आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, पर मैं जो एजम्पशन बदलने वाला तो हूं नहीं। जो है सो ये एजम्पशन ये है, आप सब लोग सुन ले। मानो डिवेंचर्स इतने साल बाद रिडीम होंगे। कितने साल बाद?
जितने साल का टोटल इंटरेस्ट खुद प्रिंसिपल लोन के बराबर होगा। मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 10 साल, 10%, 10 साल, तो क्या 10 साल में 100% इंटरेस्ट नहीं होगा? तो M&M के एक एजम्पशन है, लोन तब तक रहेगा जब तक इंटरेस्ट खुद लोन के बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब फ्यूचर में 75,000 का अगर डेप्ट है तो 75,000 का इंटरेस्ट भी होगा, और अगर 75,000 का इंटरेस्ट होगा और टैक्सेबल इनकम 75,000 से कम हो गई तो फ्यूचर में मैं 37,500 का टैक्स बचा सकता हूं। और अगर मैं इसका इतना टैक्स बचा सकता हूं तो कंपनी की कीमत तय करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आपको चैलेंज करना है तो क्लास के बाद जाके एक दूसरे को चैलेंज करते रहिएगा, है ना। आप आइएगा, देखो सोच को भी तो समझिए। अगर मैं मानूं कि कंपनी में डेट है ही नहीं, फिर तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है जरूर, पर अगर थोड़ी देर के लिए इसको अनलीवर्ड माना जाए तो EBIT और EBT का एक ही तो मतलब हो गया। मैं असल में कहना यह चाहता हूं कि आपकी कीमत फर्म Q के ही बराबर है। अगर आपकी फर्म में डेट नहीं होता तो, लेकिन डेट है तो आइए उस मुद्दे पर अलग से बात कर लेते हैं। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइएगा। कंपनी X and कंपनी Y are in same risk class and are identical in every manner except that company X uses debt while company Y does not. The levered firm has rupees 9 lakh debentures carrying 10% rate of interest. Both the firms earn 20% before interest and tax on their total assets of rupees 15 lakhs. Assuming tax rate of 50%, equity capitalization rate of 15%, you are required to number 1 compute the value of firm using NI approach and number 2 using NY approach. लिखेगा number 1 NI approach. NI approach के हिसाब से आप वही कॉलम्स बना लीजिए। पर्टिकुलर्स कंपनी X एंड कंपनी Y, आइए शुरुआत करते हैं EBIT से। क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास टोटल एसेट है 15 लाख रुपए और इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की आपकी इनकम है 20%। तो EBIT कितना लिखा जाए? 3 लाख रुपए। चलिए इंटरेस्ट माइनस करेगा। क्वेश्चन कहता है जो लीवर्ड फर्म है, और लीवर्ड फर्म कौन सी है? कंपनी X, उसके पास 9 लाख के डिवेंचर हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, कंपनी Y के पास तो डेप्ट है नहीं। EBT लिखा जाए 2,10,000 में और 3 लाख रुपए लिखा जाए। टैक्स आपको देना है 50%। हाँ जी,
अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 15%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, NI डिवाइडेड बाय KE, 7 lakhs and 10 lakhs। $7 लाख और 10 लाख रुपए, ये आपने कैलकुलेट किया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप इसमें ऐड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। कंपनी एक्स में डेप्ट है 9 लाख रुपए, कंपनी वाई में तो कोई डेप्ट है नहीं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 16 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। चलिए आइए NOI अप्रोच के हिसाब से आंसर दे। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी वाई, EBIT मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय KE। EBIT है 3 लाख रुपए, टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखा है 50% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। क्या आंसर आ गया? 10 लाख। वही आंसर आ गया, वही आंसर आ गया, क्योंकि अनलीवर्ड फर्म का आंसर हमेशा सेम ही आता है। आइए लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वही फार्मूला हम जानते हैं। लीवर्ड फर्म के पास डेप्ट का अमाउंट कितना है? लीवर्ड फर्म के पास डेप्ट का अमाउंट कितना है? 9 लाख रुपए और टैक्स का रेट कितना है? 50%। तो ये हो गया 10 लाख रुपए जमा 4.5 लाख रुपए, दोनों का टोटल कितना हो गया? 14,50,000 रुपए। तो हमने ये जो दोनों क्वेश्चन करे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन थे, आंसर देने का प्रोसीजर भी एकदम सेम ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, EBIT of a firm, EBIT of a firm is rupees 2,10,000. Equity capitalization rate is 16%. Value of 12% debt is rupees 3 lakh. Find the value of firm using NOI approach if tax rate is 30%. तो क्वेश्चन में डेप्ट के बारे में डिटेल्स दे रखी है। इसका मतलब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। आप कैलकुलेट करना चाहते वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। अगर इसे अनलीवर्ड मान लिया जाए तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है EBIT मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय KE। पर ये लीवर्ड है,
इसमें डेप्ट पर टैक्स एडवांटेज कंसीडर किया जाना चाहिए। हां, तो आपने बताया EBIT 2,10,000 रुपए, टैक्स रेट आपने बताया 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने बताया 16%, डेप्ट का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए और टैक्स रेट है 30%। पहले आप ये बताइए, अनलीवर्ड फर्म होती तो आंसर क्या होता? 918,750। पर डेप्ट का टैक्स एडवांटेज कितना है? 90,000। तो फर्म की वैल्यू कितनी तय करी जाए? 10,08,750। फर्म की वैल्यू तय हुई 10,08,750। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू।